लिहाजा आज की कक्षा की शुरुआत हम लोग शुरुआत करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ में। कल मैंने आप सभी लोगों के साथ जो मूलभूत बातें साझा की थी, डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा-सा दिखाया था, एक जनरल अप्रोच बताई थी कि किस प्रकार डाइजेस्टिव सिस्टम कार्य करता है और क्या-क्या चीज़ें उसमें मूलभूत रूप से अनिवार्यता के साथ में प्रतिभाग करती हैं, कौन-कौन से अंग हैं जो प्रतिभाग करते हैं। कुछ सेकेंडरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स भी माना जाता है उसे, हालाँकि मेरे हिसाब से तो प्राइमरी ही होना चाहिए, जैसे लिवर, पैनक्रियाज़ और स्प्लीन वगैरह है, गॉल ब्लैडर है। लेकिन इसे सेकेंडरी भी माना जाता है, यानी द्वितीयक, जो कि सीधे तौर पे आपके पाचन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेता, परोक्ष रूप से भाग ज़रूर लेता है। और उसकी परोक्षता इतनी ज़्यादा प्रत्यक्षता को हावी कर देती है कि यदि उन दोनों की अनुपस्थिति हो जाए शरीर में, तो पाचन की प्रक्रिया को पूर्ण करा पाना संभवतः मुश्किल जान पड़ता है। लिहाजा हम लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों अंगों को जानेंगे। लिवर के साथ एक और ख़ास बात ये है कि लिवर को हम लोग और पैनक्रियाज़ को भी कई बार ग्रंथियों में इसका अध्ययन किया जाता है। ग्रंथियों में जब आप अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण देखते हैं शरीर में, तो पैनक्रियाज़ का नाम आता है। सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम देखते हैं तो लिवर का नाम आता है। ऐसे में ग्रंथियों के तहत भी इनका अध्ययन होता है। परंतु के रूप में, डाइजेशन के रूप में और पाचन तंत्र के रूप में, डाइजेस्टिव सिस्टम के रूप में लिवर और पैनक्रियाज़ की अपनी खासी महत्ता है। और योग विज्ञान के छात्रों के लिए तो पैनक्रियाज़ और लिवर ऐसे जैसे मान के चलिए कि शरीर में सोने का अंडा, क्योंकि जब आप लिवर और पैनक्रियाज़, क्योंकि आपके अधिकतर आसन पैनक्रियाज़ और लिवर के ऊपर सीधे तौर पे भाग लेता है ठीक करने में, रोगों को ठीक करा सकने की क्षमता में। लिहाजा जब आप आसनों की शुरुआत करते हैं तो आपका प्रथम जो टारगेट है वो लिवर ही है, उसके बाद फिर पैनक्रियाज़ है। आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है मार्केट में, लिवर डिटॉक्सिफिकेशंस टेक्नीक। लिवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ऐसा लगता है कि 3-4 दिन का लोग कैंप कराते हैं और वही घास-फूस खिला के और लिवर को डिटॉक्स कर करने की कोशिश करते हैं। लिवर अधिकतर लोगों का, जो लोग थोड़ा बहुत भी तेल आजकल खा रहे हैं बाज़ार में, जैसे समोसा, जैसे गोलगप्पे, जैसे पकौड़ी, जैसे चाउमीन, जैसे मोमोज़ इत्यादि, उन सभी लोगों के लिवर में आजकल इन्फ्लेमेशन देखने को मिल जाती है। यानी कि लिवर जो है वो सामान्य से सूजा हुआ है। हर व्यक्ति का लिवर जो है थोड़ा-सा फैटी लिवर की तरफ थोड़ा-थोड़ा अग्रेसित होता जा रहा है। उन लोगों का लिवर भी बड़ा बेकार रहता है जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक होते हैं, ड्रिंक बहुत ज़्यादा करते हैं, या उन लोगों का भी लिवर बहुत बेकार होता है जो लोग बहुत हेवी दवाओं का सेवन करते हैं। हेवी दवाओं का मतलब 500 एमजी से 500 एमजी तक तो शरीर झेल जाता है। लेकिन यदि उसके बाद, या बहुत फ्रीक्वेंट मेडिसिन्स लेने वाले लोग हैं। आजकल एक और ट्रेंड चला हुआ है कि सर में थोड़ा-सा दर्द हुआ, तुरंत दवा चाहिए, है ना? आँख में दर्द हो रहा है, तुरंत दवा चाहिए, दाँत में दर्द हुआ, दवा चाहिए, बुखार हो गया, दवा देके उसको रोक दीजिए, बुखार होने नहीं देना, शरीर गरम नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती शरीर गरम? हो सकती है, थोड़ा उसको होने दो, सर्दी हो रही है तो होने दो, थोड़े दिन तक, 1-2 दिन, 3 दिन तक। अब ऐसा नहीं है कि वो 15 दिन तक छींक और खाँसी चल रही है तो उसको टॉलरेट कीजिए, नहीं। यदि शुरुआती समय में है, 1-2 दिन के लिए सीज़नल है, तो ये तो आपके लिए मित्र के समान है। नेचुरोपैथी के व्याख्याताओं ने इस बात को बहुत सहर्ष स्वीकार किया कि रोग हमारे शत्रु नहीं मित्र हैं। रोगों की ख़ासियत ये होती है कि जब वो रोग, इन द सेंस कि 2 प्रकार के रोगों का वर्णन होता है, एक एक्यूट, एक क्रॉनिक डिज़ीज़ेज़। तो जब क्रॉनिक डिज़ीज़ेज़ की बात जब आती है तो वो कैसे हो जाती है? क्रॉनिक डिज़ीज़ेज़ एक्यूट का ही विकृत स्वरूप मान के चलो आप। एक्यूट डिज़ीज़ेज़ होती हैं जैसे छोटा-सा बुखार, खाँसी, छींक, नाक से पानी आना, सर्दी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक्यूट के तहत आती हैं। अब छोटे-छोटे रोगों के लिए भी हम दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं और आजकल तो आप चले जाइए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, तो मेरी माताजी के पेट में एक बार दर्द हुआ तो हम लोग उन्हें लेके गए। एक मेरे जानने वाले हैं, मेरे क्लाइंट हैं और गैस्ट्रो के बहुत फ़ेमस डॉक्टर हैं। तो मैं उनके पास लेके गया तो उन्होंने तकरीबन 12 से 13 गोलियाँ लिख दी और मैं हालाँकि एनाटॉमी का व्याख्याता होने के बावजूद भी मैंने उन दवाओं को बहुत सहर्ष से स्वीकार कर लिया। लेकिन एंड ऑफ द पॉइंट जब मैं घर आया तो मैंने सोचा कि फिर मेरे शिक्षा-दीक्षा का क्या महत्व, कि यदि मैं इस छोटे से, मतलब एकाएक माताजी का पेन ऐसा बढ़ गया था कि हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ा था। अब फिर मेरे बात समझ में नहीं आई, क्योंकि सारी चीज़ें निकली बहुत नॉर्मल, यानी ना लिवर में इन्फ्लेमेशन, ना ही पेट में कोई दिक्कत। फिर मैं एक अप्रोच यूज़ किया, मैं गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मेरी एक क्लाइंट रहती हैं अभी, अभी वो नए नवनियुक्त डॉक्टर हैं। जब मैं उनके पास पहुँचा तो वो अपने सीनियर के पास लेके गईं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर की अप्रोच बता रहा हूँ मैं, और वो चुपचाप से देखा, नब्ज़ चेक किया, सारी चीज़ें चेक की और 2 गोलियाँ लिख दी। 2 गोलियों में क्या था, एक विटामिन सी की गोली थी और एक बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन्स की बी कॉम्प्लेक्स की श्रेणी दे दी थी। मैंने बोला, डॉक्टर साहब ये तो अभी-अभी मैं देख के आया, एक बड़े फ़ेमस डॉक्टर हैं नोएडा के, उन्होंने तकरीबन 12 से 15 दवाओं का नामकरण जो है वो उन्होंने किया है।
वो दिया है, लिखा भी है। तो बोले नहीं, नहीं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप यदि सिर्फ़ ये 2 दवाएँ देते हैं, 2 दवा क्या 2 सप्लीमेंट्स देते हैं तो लिवर पूरे तरीके से पेट आपका ठीक काम करने लग जाएगा। और यकीन मानिए मैं वो दवा लेके आया और विदिन 2 आवर्स 2 और 3 आवर्स, तीसरा घंटा नहीं बीता होगा, माताजी बिल्कुल धीरे-धीरे स्वस्थ होती चली गईं और उसके बाद से कभी उनको बहुत आवश्यकता नहीं पड़ी। तो जब भी मुझे लगता है कि शरीर में या पीड़ा हो रही है तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की दवाएँ या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सोर्सेज़ मैं रिकमेंड कर देता हूँ और माताजी अभी भी बिल्कुल स्वस्थ हैं। तात्पर्य क्या है इस पूरी गाथा का? पूरी गाथा का तात्पर्य ये है कि दवाओं डाइजेस्टिव सिस्टम पे दवाओं का जितना अनुप्रयोग होता है, उससे लाख गुना बेटर है कि आप अपने आहार शैली का नियमन कर सकें। आहार शैली यदि आपकी उचित है, तो आप निस्संदेह अपने बड़े-बड़े रोगों को टैकल कर पाएँगे। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ऐसा भी रोग होता है जिसकी कोई ना आगे मतलब सींग-पोंछ ही नहीं होती किसी बात की। कुछ ऐसे-ऐसे रोग भी देखे जाते हैं जैसे अल्सर्स होता है, माउथ अल्सर है, मुँह में आप देखिए कि लोगों का मुँह जो है वो हर चौथे 5वें दिन आज तो ये आजकल बहुत ही बीमारी कॉमन है। हर चौथे 5वें दिन किसी न किसी के मुँह में छाले देखने को मिल जाते हैं, छाला। है ना? कभी यहाँ निकल रहा है, कभी यहाँ निकल रहा है, कभी होंठ पे निकल रहा है, कभी अंदर निकल रहा है, कभी दाएँ-बाएँ, कुछ क्या हो गया? छाला निकला पड़ा है, नहीं बोल पाएँगे। ठीक है? यही अल्सर जो है कई बार आपकी इसोफेगस में हो जाता है, आहार नाल में, फिर उसमें एंडोस्कोपी होती है और फिर बहुत मतलब हृदय विदारक चित्र आप कह लीजिए अगर डॉक्टरी लैंग्वेज में कहें तो देखने को हमें प्राप्त होता है। कई बार ऐसा होता है कि पेप्टिक अल्सर्स जो होते हैं, वो भी एक बड़ा रोग का स्वरूप ले लेता है धीरे-धीरे। इंटेस्टाइनल कैंसर तक इस विधा की सर्वाधिक उत्कृष्ट रोगों की शैली है। तो ये सब कैसे हो जाता है? ऐसा नहीं है कि एकाएक सडन ऑल ऑफ द सडन ये हो गया। आज शाम को आप खाना खा के सोए और अगले दिन आपको पेप्टिक अल्सर हो गया, नहीं। वो लंबा समय लेके जाता है, वो पहले से दिख रहा है आपके शरीर में क्या है, जैसे आप सपोज़ कीजिए कि आप अपने अपार्टमेंट में, आप अपने घर में, अपने रूम में कल्पना कीजिए कि आपके पास तकरीबन 4 किलो गाय का मल या गोबर लाके रख दिया गया। तो एनी हाउ आप सर्वाइव कर जाएँगे थोड़ा बहुत, ठीक है? लेकिन वहीं पे उस गाय को दस्त हुई पड़ी हो और सेम गाय हो और उसका पतला गोबर लाके आपके पास रख दिया जाए, जो बदबूदार हो तो थोड़ा कष्ट ज़रूर होगा। लेकिन वहीं पे ह्यूमन मल, यदि मनुष्य का मल एक बोरे में लाके भर के आपके कमरे में फैला दिया जाए, आप बेहोश हो जाएँगे। है कि नहीं? वही मल जो तकरीबन 4 से 5 किलो आप अपने पेट में लेके प्रतिदिन इधर से उधर घूम रहे हैं, वही मल यदि सामने आप देख लें तो आपकी स्थिति बिगड़ जाएगी। और उसी मल की खुशबू से आप हो सकता है बेहोश भी हो जाएँ। आपको हो सके वोमिटिंग आने लगे, इवन सुन के भी आप वोमिट करने की क्षमता रखते हो। कल्पना कीजिए वो मल आपके पेट के अंदर उपस्थित है। और चिपके हुए फॉर्मेट में है, पूरी तरीके से वो चिपका पड़ा है। लिहाज़ा आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि आपकी शरीर और आपका दिमाग और आपका मन, बुद्धि सारी चीज़ें बहुत संतुलित हो। हर वो व्यक्ति जो 60 किलो से ज़्यादा का है, उसके अंदर तकरीबन 4 से साढ़े 4 किलो, 5 किलो तक का मल अनिवार्यतः आपके इंटेस्टाइन से चिपका पड़ा है। क्या आप, क्या मैं? अब कौन ठीक हो सकता है? जो षटकर्मों का पालन कर रहा है। षटकर्मों के पालन के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं, बहुत छोटी-छोटी चीज़ें बताई गई हैं जैसे वमन को बड़ा सही स्थान दिया गया है। वमन यदि हम करते हैं, तो हमारा पूरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो तंत्र है ऊपर अपर लेयर जो आपकी इसोफेगस है, वो बहुत सटीक रहती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा नहीं होता है, एसिडिक मात्रा नहीं होती, लिहाज़ा भोजन का पीएच बहुत इक्वल रहता है। इसके अलावा संघ प्रक्षालन की प्रक्रिया का वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया है। संघ प्रक्षालन के माध्यम से भी हम अपने इंटेस्टाइन को और अपने अपने लार्ज इंटेस्टाइन को ठीक रख सकते हैं। तो हमारे पास में अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत सारी है। एंड ऑफ द पॉइंट जब आप नेचुरोपैथी की तरफ जाते हैं तो एनीमा तक आपके शास्त्रों ने दिया गया और बहुत सारी ऐसी क्रिया है, गणेश क्रिया एक होती है, अश्विनी मुद्रा होती है, शालिनी मुद्रा होती है, इन सब का भी उपयोग हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कर पाते हैं। आसनों के समूह में मैं आपको पिछले लेक्चर में ये बात बताया था कि कुछ ऐसे आसन हैं जिनका बड़ा सीधा-सीधा इम्पैक्ट है, वो है प्रेशर बेस्ड आसन। प्रेशर बेस्ड आसन कौन-सा? जैसे जिसमें आप सीधे तौर पे अपने अंगों के ऊपर दबाव डालने की कोशिश करते हैं। जैसे मंडूकासन की श्रेणी है, जैसे मयूरासन की श्रेणी है, जैसे मत्स्यासन की श्रेणी है, जैसे या मत्स्यासन क्या मत्स्येंद्र आसन की श्रेणी है। कुछ ऐसे आसन हैं जहाँ पे आप स्ट्रेचिंग के आधार पे अपने पेट पे इम्पैक्ट डालने की कोशिश करते हैं, जिसमें ताड़ासन है, तिर्यक ताड़ासन है, कटी चक्रासन है, भुजंगासन है ना? या इस तरीके की प्रक्रिया है। कुछ ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप गैस को बेवकूफ़ बनाते हैं, जो आपके पेट के अंदर गैस है उसको बेवकूफ़ बनाते हैं। यानी कि मूवमेंट कर के कभी इधर से इधर हिल रहे हैं। जैसे जो होते हैं ना क्या बोलते हैं उसको? जब आप लेट के और आराम से पैरों को बाइंड कर लेते हैं और फिर
क्या वायु निरोधक मुद्रा कुछ ऐसी बोलते हैं, नाम मुंह में नहीं आ रहा है। तो जब आप लगातार ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं तो फिर वहां से गैस शरीर से बाहर हो जा रही है, यानी मूवमेंट के आधार पे पाइपलाइन है आपके पास, बावजूद इसके रास्ता इतना क्लियर नहीं है कि गैस शरीर से बाहर निकल सके। फूले पड़े हैं हम लोग अननेसेसरी के गैस से। वही गैस कभी डकार बन के मुंह से निकल रही है, कभी वो बैक से साइड से बाहर जा रही है अननेसेसरी, और उसमें भी परिस्थितियां ऐसी हैं कि गैस निकल नहीं पा रही है, वो सर पे चढ़ जा रही है। लोगों के तो ऐसे ऐसे कि डॉक्टर साहब पेट तो हमारा मतलब गैस बार बार सर पे चढ़ जाती है। सर पे कैसे चढ़ जाती है? बिकॉज मतलब कोई पाइपलाइन नहीं, कोई तुक नहीं इस बात का, लेकिन होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जब रास्ता भाई किसी चीज को निकलना है बाहर, गैस तो बन क्यों रही है? किसी भी स्थान पे गैस बनने की संभावना है। पहले गोबर गैस का सिस्टम हुआ करता था गाँवों में। आप लोग देखते होंगे गाय के गोबर को एक बड़े से पाइपलाइन में, एक बड़े से टब में डाल दिया जाता था, जमीन के अंदर बनाते थे उसे, और फिर उसमें से गैस निकलती थी मीथेन, और उससे फिर खाना बना करता था। ठीक वही परिस्थिति आजकल हमारे पेट में हुई है, हम सबके पेट में है। हम लोग क्या करते हैं? भोजन पे भोजन डाले जा रहे हैं, बिना मतलब का खाना, इसके साथ वो, उसके साथ। आप लोगों को तो यही सिद्धांत नहीं पता है कि त्याज्य भोजन कौन कौन सा है। पान के साथ कौन सा भोजन नहीं करते? कटहल के साथ पान नहीं खाते, चूने के साथ और क्या नहीं खाते? ऐसी हर चीज, बहुत सारी चीजें ऐसी जो अपोजिट है। लेकिन आज आप अपने थाली को उठा के देखिए तो चावल, दाल, रोटी, सब्जी, घी, अचार, मतलब उन सबको अगर एक साथ मिक्स करके आपको दिया जाए तो आप उस अपने खाने को देख के वोमिट कर दोगे। लेकिन जैसे ही वो पेट के नीचे उतरता है, आप क्या करते हो? रोटी तोड़े, रोटी को पहले आलू की सब्जी में, फिर पालक के साथ मिक्स किया, उसका थोड़ा सा चटनी के साथ मिक्स किया, थोड़ा अचार के साथ मिक्स किया, सैलेड मिला लिया, और उसको दांत में चबा चबा के इतना बेकार बना लिया, मतलब वो एक जैसा वो स्वरूप नहीं हो पाया। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने इस बात को स्वीकार किया कि कम से कम ज्यादा कुछ नहीं भाई साहब, तो आधा पेट तो भोजन करो। और आधे पेट में भोजन में ऐसा थोड़ी कि अब हमें फुल्की रोटी चाहिए, बिल्कुल फुल्का, है ना, ऊपर उसमें अगर गैस नहीं है तो हम वो भोजन करना उचित नहीं समझते हैं। और उसमें भी क्या है कि उसको, उसमें भी अब जब रोटी फूल जाती है, उस इन सारी, ये देखिए वो बातें हैं जिन बातों को आप अपने डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व कर सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा हिस्सा है जो नेट तो बाद की बात है, आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जब तक पेट ठीक नहीं हुआ तब तक आप सीधा, मतलब बोल दीजिए आपसे 1 घंटे बैठने के लिए, तो आप बैठ भी नहीं सकते 1 घंटा, अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं से दर्द होना शुरू हो जाएगी, हर प्रकार का दर्द होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कुछ बातें और भी हमें जाननी बहुत जरूरी है, जैसे दांतों का प्रकार, जैसे लैरिंग्स वेरिंग्स के विषय में, गले के विषय में, ईसोफेगस के विषय में, इन सब के भी विषय में, यानी एडिशनल जो ऑर्गन्स है, इन सारे विषयों में भी हमें जानना जरूरी है। हेडिंग डाल लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम। लिखिए पाचन तंत्र, पाचन तंत्र भोजन को, भोजन को, हाथ बहुत तूफान की तरह तेज चलाइए क्योंकि आज हमें ये समाप्त ही करना है। इसे पूरा गर्म कर लीजिए और उसके बाद तूफान की तरह चलाइए। पाचन तंत्र भोजन को अपघटित करके स्वांगीकरण की क्रिया के द्वारा, यानी एसिमिलेशन प्रोसेस के द्वारा, स्वांगीकरण की प्रक्रिया के द्वारा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने हेतु एक उपयोगी तंत्र है, एक उपयोगी तंत्र है। पॉइंट नंबर 1। मैंने कुछ नोट्स आप लोगों के साथ आपके ग्रुप में साझा किए थे ना, आपने शायद देखा हो। कितने शानदार तरीके से नोट्स बनाए जा रहे हैं। कोई महाराष्ट्र की महिला है, उनका नोट्स था और मैंने आप सभी के साथ साझा किया था। आप भी कोशिश कीजिए कि कुछ अच्छा नोट्स बना सकें, जिसको आप मेरे को भेजें तो मैं ग्रुप में साझा करूं, ताकि लोग आपसे मोटिवेट हो सके और आज नहीं तो कल आप इस नोट्स को किसी के साथ शेयर कर सकें। आगे लिखिए। अपघटित करके स्वांगीकरण की क्रिया के द्वारा शरीर में ऊर्जा हेतु महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है या उपयोगी होता है। देखिए प्रथम चरण सेफिलिक चरण कहा जाता है। सेफिलिक चरण कहा जाता है भोजन का प्रथम चरण, सेफिलिक चरण कहा जाता है। सेफिलिक चरण में, या इस चरण में इंद्रियों का उपयोग करके, इंद्रियों का उपयोग करके जठर ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां जठर का श्रावण शुरू कर देती हैं। जठर ग्रंथियों का क्या तात्पर्य हुआ? जठर का मतलब जो आपके, जो पाचक एंजाइम्स हैं, जो पाचक रस है, वो गैस्ट्रिक को बोलते हैं जठर। जठर ग्रंथियां एंजाइम्स का श्रावण शुरू कर देती हैं, एंजाइम्स का श्रावण शुरू कर देती हैं। इसी प्रक्रिया में भोजन में
भोजन में 3 प्रमुख ग्रंथियों के रासायनिक द्रव, 3 प्रमुख मौखिक ग्रंथियों के लिख सकते हैं, यानी मुंह की ग्रंथियों के 3 प्रमुख मौखिक ग्रंथियों के, यानी जो मेजर आपके मुंह की ग्रंथियां हैं, ठीक है, कौन कौन सी ग्रंथियां हैं? सब पैरोटिड, मैंडिबुलर, सबलिंगुअल, तीनों ग्रंथियां, तीनों ग्रंथियों के रासायनिक द्रव भोजन में आके मिल जाते हैं, भोजन में आके मिल जाते हैं और भोजन का भोजन का यांत्रिक अपघटन, यांत्रिक मैकेनिकल असिमुलेशन, यांत्रिक अपघटन शुरू हो जाता है, यांत्रिक अपघटन शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया में इस प्रक्रिया में विभिन्न रासायनिक पदार्थ विभिन्न रासायनिक पदार्थ खाद्य पदार्थों को खाद्य पदार्थों को पचाना शुरू कर देते हैं, पचाना शुरू कर देते हैं। आगे लिखिए। द्वितीय चरण में द्वितीय चरण में द्वितीय चरण में भोजन भोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलकर अपघटित होता है, अपघटित होता है। यह प्रक्रिया आमाशय में पूर्ण हो रही होती है, यह प्रक्रिया आमाशय में पूर्ण हो रही होती है, यानी स्टमक में पूर्ण हो रही होती है, आमाशय में पूर्ण हो रही होती है। आगे लिखिए। आमाशय आमाशय मूलतः छह प्रकार के छह प्रकार के मांसपेशीय समूहों का एक अंग है, एक अंग है जो अंग्रेजी अक्षर के एक अंग है जो अंग्रेजी अक्षर के जे शब्द के जे शब्द के अनुरूप रहता है। अब 1 2 3 4 5 6 करके लिखिए, छोटी हेडिंग में लिख सकते हैं। आमाशय के आमाशय के मांसपेशीय स्वरूप, आमाशय का मांसपेशीय स्वरूप, छोटी हेडिंग में लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। पहला हिस्सा लिखिए नंबर 1 पे, फंडस। फंडस, इसे इसका बड़ा नाम होता है फंडस गैस्ट्रिकस, ठीक है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, फंडस पे काम चल जाएगा। नेट पे उतना ही आपको जोर देना है जितने से काम चल जाए। आवश्यकता जब पड़ेगी फिर कभी भविष्य में आप एडवांस अध्ययन कीजिएगा तो उसमें इसका पूरा नाम लिखिएगा। अभी लिखिए फंडस। दूसरा है कार्डिया, पार्स कार्डिका इसको बोलते हैं, कार्डिया। तीसरा हिस्सा है कॉर्पस गैस्ट्रिकम, कॉर्पस गैस्ट्रिकम, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप बॉडी, कॉर्पस गैस्ट्रिकम, कॉर्पस गैस्ट्रिकम अर्थात बॉडी। चौथा हिस्सा है एंट्रम, एंट्रम ANTRUM, एंट्रम। पांचवा हिस्सा है पाइलोरस, पाइलोरस।
ये बिल्कुल निचला हिस्सा होता है, नीचे के थोड़ा सा ऊपर, इसे गेट कीपर भी बोला जाता है। पाइलोरस, स्पेलिंग लिखिए PYLORUS, पाइलोरस। और उसके बाद ड्यूडेनम, इसके बाद ड्यूडेनम। अब आगे देखिए, तृतीय चरण में, अगले लाइन से लिखिएगा, तृतीय चरण में ड्यूडेनम में पाचन की शुरुआत होती है। ड्यूडेनम में पाचन की शुरुआत होती है। ड्यूडेनम में पाचन की शुरुआत होती है। आगे लिखिए, चतुर्थ चरण में, चतुर्थ चरण में स्वांगीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। स्वांगीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जो छोटी आंत के प्राथमिक हिस्से में घटित होती है। पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, अपघटन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, स्वांगीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, एसिमुलेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, इनिशियल फर्स्ट पार्ट में शुरू हो जाती है। यह प्रक्रिया द्वितीय एवं तृतीय स्तरों तक चलती है, सेकेंडरी और थर्ड फेज तक स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, आगे लिखिए, अंतिम चरण में, अंतिम चरण में लार्ज इंटेस्टाइन के शुरुआती भाग तक, लार्ज इंटेस्टाइन के शुरुआती भाग तक उचित खाद्य पदार्थों का, उचित खाद्य पदार्थों का समामेलन होता रहता है। समामेलन का मतलब एक्सेप्टेंस कह सकते हैं आप एक तरीके से। समामेलन होता रहता है। लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन है, उसका अंतिम पार्ट जो शुरुआती पार्ट होता है वो बैक्टीरिया वाला हिस्सा जो आप लोगों ने कल देखा हो, होता रहता है। आगे लिखिए, फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी धीरे धीरे सारे अंगों के भी विषय में लिखेंगे, छोटी छोटी चीजों को कंप्लीट करते हुए चलते हैं। देखिए, फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के कार्य। पहला है फूड इंजेशन, यानी भोजन को प्राप्त करना। फूड इंजेशंस, भोजन को प्राप्त करना। दूसरा कार्य है फूड को न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स तक तोड़ना, ब्रेकिंग फूड इनटू न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स तक भोजन को तोड़ना। तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य ये हुआ कि जैसे आप मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन ये सब मिला जुला के खा लिए, तो आपने रॉ फॉर्मेट में नहीं खाया ना, आप उसे अलग अलग फॉर्मेट, जैसे सपोज कीजिए आपने एक एप्पल खा लिया, तो आपने विटामिन ए नहीं खाया, आपने सेव खाया। सेव में बहुत सारी चीज़ें, हो सकता है प्राकृतिक मिठास हो सकता है कि उसके ऊपर बेस्ट क्वालिटी वाला स्टिकर ही खा गए हुआ, है कि नहीं? बुद्धिमान लोग बेस्ट क्वालिटी का स्टिकर वाला ही तो खरीदते हैं, जिसके ऊपर मोम, मोम समझते हैं आप? मोम से क्या करते हैं कि उसको चमकाते हैं सेव को। कश्मीर का सेव आता है तो उसको पहले मोम लगा लगा के बिल्कुल चमक लाई जाती है, पॉलिश किया जाता है, और उसके ऊपर लगाया जाता है बेस्ट क्वालिटी, और फिर उसको बाजार में बहुत अच्छा सा दिखने वाला कोई सेलर जो होता है वो खड़ा होकर बेचता है 200 रुपये किलो, जबकि उसके बगल में एक सेव रखा रहेगा जिसपे बेस्ट क्वालिटी का स्टिकर नहीं रहेगा और चमकता नहीं होगा। ठीक है, और आप उसे पूछेंगे तो बोलेगा 120 रुपये किलो। बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, वो बेस्ट क्वालिटी वाला स्टिकर वो खरीद लेते हैं, और खरीद के लेके आते हैं, और मोम, सारा का सारा मोम खा जाते हैं, वो वापस पेट डाइजेस्टिव सिस्टम को बेकार कर देते हैं। और फिर वो सोचते हैं कि सर हमने सेव तो खाया था लेकिन विटामिन ए का कुछ कमाल दिखा नहीं, उल्टे पेट पेट जो है वो खराब और हो गया। छोटी छोटी चीजें हैं, कॉमन सेंस की बातें हैं। अगर आप सब्जी खरीदने जा रहे हैं, टमाटर को नीचे रखेंगे, ऊपर कटहल रखेंगे, तो कैसे टमाटर बचेगा? कल्पना करके देखो ना, टमाटर फूटेगा कि नहीं फूटेगा भाई? ये कौन समझाने जाएगा स्कूल में? ये थोड़ी समझाया जाता है कि पहले आलू रखोगे कि पहले टमाटर रखोगे।
आप जा रहे हो सब्जी खरीदने, तो अब पालक खरीद रहे हो, आलू खरीद रहे हो, सब्जी और टमाटर खरीद रहे हो और फिर आंवला खरीद रहे हो, तो सबसे पहले आपने पालक रख लिया, उसके ऊपर टमाटर रख लिया, उसके ऊपर आपने आलू रख लिया, उसके ऊपर प्याज रख लिया, उसके ऊपर कटहल रख लिया और घर लेके आए तो बोले अरे ये तो पालक बेकार पालक हो गई। क्यों नहीं होगी? उसका स्थान कहाँ है ये तो देखो, नीचे क्या रखना था, है कि नहीं? ये कॉमन सेंस की बात है। ऐसे ही सेव वगैरह भी जब भी आप इस तरीके का फल खरीदें, सबसे पहला नियम फलों का ये है कि आप सीजनल फ्रूट्स तो जरूर लें। सीजन के बिना यदि आपको कोई चीज मिल रही है तो आप किस चीज के शिकार हो रहे हैं? आप हो रहे हैं कोल्ड स्टोरेज के शिकार। और उसके ऊपर उसको पकाने वाली चीजों के, जैसे ऐसा होता है कि आम का सीजन अभी आया नहीं है, लेकिन कई जगहों से आम आने शुरू हो चुके हैं। दुबई में जब मैं था, दुबई में तकरीबन 1 साल में रहा हूँ, काम किया हूँ, मेरा अपना सेंटर है वहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे दुबई में कि हर चीज़ मिलती है, हर समय मिलती है। मतलब बिल्कुल इस समय ठंड चल रही है ना, आप जाओ वहाँ आम मिलेगा। आम वो आ रहा है कहाँ से? किसी दूसरे देश से। दुबई में कुछ नहीं होता, सारी चीज़ें इम्पोर्ट से आती हैं दूसरे-दूसरे देशों से। तो जो उस देश का व्यक्ति है, सपोज़ करो कोई चीज़ लेबनान से आ रही है, अब लेबनान वाली चीज़ को मैं भारतीय होके खाऊँगा, इस समय मैं आम खाऊँगा तो मेरा पेट पचा ही नहीं पाएगा। ठीक है? अब मिल रहा है वहाँ पे, सारी चीज़ें मिल रही हैं, किसी बिना किसी समय की आवश्यकता नहीं है। गर्मी के मौसम में वहाँ पे खीरा मिल रहा है, तो ऐसे में बेकार होती है तबीयत जो है वो। गर्मी के मौसम में मिले यहाँ पे, वहाँ पे मिल रहा है तो चल रहा है, लेकिन ठंड में मिल रहा है तो चीज़ें बेकार है ना? तो ये बहुत ज़रूरी है हमें अपने पाचन तंत्र को समझने के लिए कि जब भी न्यूट्रिएंट्स हम उसे ब्रेक डाउन करा रहे हों, तो कहीं ऐसा ना हो गलती से भी कि हम उन न्यूट्रिएंट्स को भी भेज रहे हों, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्वों में, ये आपकी यूनिट की चीज़ें हैं। आपकी यूनिट में एक यूनिट है आपके में, जिसमें आप डाइटरी पढ़ते हैं, मुझे लग रहा है संभवतः 6वीं या 7वीं यूनिट है। उसमें डाइट पूरा का पूरा सिद्धांत है, उसमें आप देखेंगे कि प्रोटीन कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन्स के सारे प्रकार आपको अध्ययन करना है, ए, बी, सी, डी, ई और के तक आप जाते हैं। विटामिन एफ नहीं होता है, ठीक है? कोई कुछ लोग एफ अगर सोच रहे हो कि एफ भी होता हो तो। विटामिन बी के कई सारे प्रकार हैं, जिसमें बी 1 से लेके बी 12 तक का अध्ययन होता है। हालाँकि वो 12 तक होता है, लेकिन पढ़ते 6 ही 7 हैं, ठीक है? तो ये आपके आपके लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है? ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं। ऐसा ना हो कि आप मोम खा रहे हो, फिर आप कार्बाइड खा रहे हो। कार्बाइड समझते हो आप? जिससे फलों को पकाया जाता है। आम के सीज़न में जैसे अप्रैल में या मई में आम आना शुरू होता है, छोटा-छोटा आम रहता है, तब तक बाज़ार में आम पका हुआ आना शुरू हो जाता है। कैसे आ जाता है? क्योंकि कार्बाइड डाल के पकाया जाता है। अब कार्बाइड खाओगे तो आपका पाचन ठीक नहीं रहेगा, तो आपको ये भी समझना होगा। ठीक है, आगे लिखिए। मॉलिक्यूल्स को एब्ज़ॉर्ब करना, एब्जॉर्प्शंस ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम, रक्त संस्थान से, स्रावी तंत्र से, रक्त स्रावी संस्थान से मॉलिक्यूल्स को, जो मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हुआ था खून के अंदर, उसे स्वीकार करना, यानी उसे एक्सेप्ट करना। कहाँ पे? लिवर के लिए। और उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को समस्त शरीर तक पहुंचाना, शरीर को डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। आगे लिखिए। 4 परिस्थितियों में, या ऐसे लिखिए, देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग के 4 प्रमुख स्टेज हैं। फूड प्रोसेसिंग के 4 प्रमुख स्टेज, और ये जो जिस तरीके से मैं आपको लिखा रहा हूँ, ये आपके किसी भी परीक्षा में सबसे बेहतरीन है। इवन ये जो थियरी है, इसी सिद्धांत से यूपीएससी का पेपर भी लिखा जा सकता है। हमेशा आप चीज़ों को शॉर्ट करके और उसे प्रिसाइज़ करने की कोशिश कीजिए। ऐसा ना हो कि पूरी कहानी पे कहानी, कहानी पे कहानी लिखे जा रहे हो और मतलब कुछ ना निकले। ठीक है? शॉर्ट एंड प्रिसाइज़। तो 4 स्टेजेस लिखिए। स्टेज नंबर 1 इंजेशन, यानी भोज्य पदार्थ को लेना। इंजेशन की स्पेलिंग होती है INGESTION, इंजेशन, INGESTION, इंजेशन। यूट्यूब पे जो लोग सुनते हैं वो सामान्यतः 1.5 1.75 भगा के सुनते हैं, तो मैं पहले ही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं खुद ही 1.75 पे बोलूँ, है ना? ताकि उनको भगाने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि भगता हुआ व्यक्ति अच्छे से बोलता तो है, लेकिन सुनने वाला समझ नहीं पाता फिर। उसे लगता है कि वो अपना समय यूटिलाइज़ कर रहा है, लेकिन यूज़ नहीं कर रहा है। कभी भी यूट्यूब पे अगर आप कोई लेक्चर देखें, तो भगा-भगा के मत सुनो भैया, या तो मत सुनो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, तो 1 घंटा ज़्यादा दो प्रॉपर, ठीक है? ऐसा नहीं कि ये भी काम कर रहे हैं और सुन रहे हैं, तो फिर मज़ा नहीं आएगा, फिर तो आप अर्थ का अनर्थ ही कर दोगे, ठीक है? तो जो भी काम कीजिए उसे प्रॉपर तरीके से कीजिए। बहरहाल, आगे लिखिए। पहला हो गया इंजेक्शन, दूसरा हो गया डाइजेशन, DIGESTION, जो आप सभी के दिमाग में बैठा हुआ है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब सिर्फ डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है फूड्स को ब्रेक डाउन करना छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स में, उसे डाइजेशन बोलते हैं। तीसरा हिस्सा होता है एब्ज़ॉर्प्शन।
एब्जॉर्व करना, प्राप्त करना, एब्जॉर्प्शन, स्पेलिंग है ABSORPTION, एब्जॉर्प्शन। और चौथा है इजीशन, EGESTION, इजीशन। इजीशन का तात्पर्य हो गया आपके शरीर से जो भी वेस्ट है, जो भी डाइजेस्टिव मटेरियल्स में वेस्ट चीजें हैं, उसको दरकिनार कर देना, उसको बाहर भेजना कार्य नहीं है, दरकिनार कर देना, यानी वो यूजलेस उसको साबित कर देना। जैसे आपके शरीर का मल है, उसको बाहर भेजने का कार्य वो आपका दूसरे संस्थान के तहत हम लोग अध्ययन करेंगे, परंतु उसे निकाल के अलग कर देना, दैट इज एजिशन। ठीक है, आगे लिखिए। अब हेडिंग डाल लीजिए, ऑर्गन्स, मेजर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, मेजर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। पहला है, लिखिए टीथ, दांत, दांत, TEETH। देखिए दांत मानव शरीर में 4 प्रकार के टीथ या टूथ, जो भी लिखना हो लिख लीजिए। 4 प्रकार के दांत होते हैं, 4 प्रकार के दांत होते हैं, जिनकी कुल संख्या 32 तक हो सकती है, कुल संख्या 32 तक हो सकती है। आगे लिखिए। दांत के ऊपरी हिस्से में, दांत के ऊपरी हिस्से में इनेमल, ENAMEL, इनेमल नामक एक आवरण रहता है, इनेमल नामक एक आवरण, ENAMEL, इनेमल नामक एक आवरण रहता है, जो शरीर का सबसे सख्त मटेरियल होता है, सबसे हार्ड मटेरियल होता है। इस संसार में सबसे हार्ड मटेरियल क्या है, सोचिएगा। ठीक है, पहले लोग हीरा को मानते थे, लेकिन आजकल और भी बहुत सारे धातुओं का वो हुआ है। चलिए, बहरहाल म्यूट अनम्यूट करने की कोशिश मत कीजिए लिखते रहिए कंटिन्यू। हाँ, बहरहाल इनेमल नामक वो होता है। आगे लिखिए। इनेमल के तुरंत बाद, इनेमल के बाद दांत में डेंटीन की संरचनाएं पाई जाती हैं, डेंटीन, DENTIN, डेंटाइन या डेंटीन की संरचना पाई जाती है। आगे लिखिए। दांत को बांधे रखने वाली जो मसल्स होते हैं, जो मांस का टुकड़ा होता है या मांसपेशियां होती हैं, दांत को जो बांधे रखने वाली मांसपेशियां होती हैं, उन्हें जिंजीवा कहा जाता है। आप देखिए अपने दांत को देखेंगे ना, ऐसे ऐसे दांत आपका है, ऐसे मान लीजिए दांत है, तो दांत को ऐसे पकड़ के रखे हुए ना, कोई चीज देखो इधर मेरी तरफ, ऐसे पकड़ के रखे हुए जो रहती है ना दांत को, उसे क्या बोलते हैं, जिंजीवा, जिंजीवा होता है। आगे लिखिए। दांत के आंतरिक हिस्से में, दांत के आंतरिक हिस्से में, दांत के आंतरिक हिस्से में ब्लड वेसल्स एवं नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल्स एवं नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल्स एवं नर्व्स होती हैं। आगे लिखिए। दांत के प्रकार, दांत के प्रकार। देखिए दांत 4 प्रकार का होता है, दांत 4 प्रकार का होता है। पहला हिस्सा है, पहला हिस्सा है इंसीजर, INCISOR, इंसीजर्स, पहला हिस्सा। ये जो आगे वाले 2 दांत होते हैं ना, ये आगे के बिल्कुल फ्रंट का जो दांत होता है, ठीक है, ये 2 और 2 4 हो सकते हैं, मूलतः 4 क्या 8 हो सकते हैं, इंसीजर्स। उसके बाद लिखिए कैनाइन, CANINE, जो शेर वाले दांत होते हैं ना, साइड से, बिल्कुल यहां से निकला हुआ, जस्ट बाद से यहाँ साइड से, ऐसे शेर वाले जो दांत होते हैं, कैनाइन। उसके बाद है प्रीमोलर्स, प्रीमोलर, प्रीमोलर, और फिर अंत में मोलर, अंत में मोलर।
प्रीमोलर एवं मोरल मोलर। इंसीजर को हिंदी में कृंतक कहा जाता है। हिंदी वाले लोग भी लिख लीजिए, कृंतक कहा जाता है हिंदी में। कैनाइन को रदनक बोला जाता है, रदनक। प्रीमोलर को अग्र चवर्णक कहा जाता है, अग्र चवर्णक कहा जाता है। और मोलर को चवर्णक कहा जाता है। बहुत सारे ये दांतों का अध्ययन जब आप करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे लेखकों ने दांतों की सुंदरता पे बड़े शानदार शानदार लेखों का वर्णन किया है। आप जब पढ़ाई करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा आता है, वरदंत की पंगति कुंद कली सी खिल जाती है, जैसे दामिनी दमक गई हो, है ना। आपने ये सब कवियों की कल्पना जो होती है वो कि दांत खोलते ही इतनी आभा चमकी। हम लोग पढ़ते थे छोटे थे तो स्नो वाइट एवं सात सात आठ चोर हुआ करते थे ना, पता नहीं कहानी कैसी थी। स्नो वाइट का तो याद है, चोरों का नहीं याद है कि सात थे कि आठ थे, लेकिन ये है कि स्नो वाइट के विषय में जैसा हमारे गुरुजी बताया करते थे कि वो बर्फ से भी ज्यादा गोरी थी और उसके दांत जो हैं वो ऐसे थे वैसे थे। तो उसमें उसमें हिंदी की बहुत सारी कविताएं उसमें आती हैं कि ऐसे ऐसे मुस्कुराए जैसे दामिनी दमक गई हो, जैसे मोतियों की माला आमोलन आमोलन करी हो, है ना। दाड़िम सी दंत पक्तियां सौंदर्य का साधन मात्र नहीं होती हैं बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, इत्यादि 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 बहुत सारी बातें कही जाती है। तो दांतों का अध्ययन बड़ा जरूरी है, ठीक है। आजकल और दांत एकमात्र, और मैं एक बात और बताता हूँ आप लोगों को कि दांत के ऊपर हम लोगों का कोई प्रभाव नहीं है, हम लोग यानी योगाचार्यों का। आपसे अगर बोला जाए कि सीधे तौर पे एकमात्र डेंटिस्ट बेचारे हम लोगों से सेफ है, नहीं तो दुनिया का ऐसा कोई मेडिकल केस नहीं है जिसको हम लोग ले ना लें, है कि नहीं। कोई भी हमारे पास आ जाए कि ये परेशानी, आंख में दर्द है, आंख से दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, आ जाओ, त्राटक है हमारे पास, है। मस्तिष्क में टेंशन डिप्रेशन अवसाद रहता है, उसी के तो एक्सपर्ट है हम लोग, ठीक है। गायनोकोलॉजी वाली परेशानियां हैं तो कोई बात नहीं, आ जाओ हमारे पास, योगा में बहुत सारी चीजें, सारे केसेस ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई पेशेंट दांत का निकला और उसने बोला कि सर दांत में दर्द है, क्या कोई ऐसा है वीर जो ले ले केस, बोले हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ, योग से हम ठीक कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। दांत में आप लोगों का बहुत प्रभाव, आप लोग इन द सेंस कि योग का बहुत प्रभाव नहीं अध्ययन किया गया। ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, जरूर कुछ ना कुछ होगा, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से अभी तक दांतों में या डेंटोलॉजी में जिसे आप कह सकते हैं, या इस डेंटाइन वाले पूरे प्रोसेसिंग में, पल्पिंग में बहुत अध्ययन नहीं देखा गया है, ठीक है। आगे लिखिए। अगला हिस्सा है इसोफेगस, हेडिंग डाल लीजिए इसोफेगस। नहीं, दांत के बाद अभी तो जीभ तो बाकी ही रहेगी, जीभ गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। पहले लिख लीजिए टंग, टंग। लिखिए। मानव शरीर में, मानव शरीर में मुख में, मुख में एक पेशीय नुमा संरचना होती है, एक पेशीय नुमा संरचना होती है। यह लिम्फेटिक तंत्र का एक प्रमुख अंग है, लिम्फेटिक तंत्र का एक प्रमुख अंग है। जीभ में, आगे लिखिए, जीभ में या जिह्वा में या टंग में चार इंटरनल और चार एक्सटर्नल मसल्स होती हैं, पेशियां होती हैं। इंटरनल पेशियों का मतलब जो हड्डियों से संबंधित नहीं होती हैं। अंतस्थ का सीधा अर्थ होता है कि ये हड्डियों से जुड़ी नहीं होती हैं। इन्हीं पेशियों के आधार पे, आगे लिखिए, अंतस्थ पेशियों के आधार पे या इंटरनल पेशियों के आधार पे ही जिह्वा का आकार परिवर्तित होता रहता है, जिह्वा का आकार परिवर्तित होता रहता है। सामान्यतया इसे 1 2 3 4 कर लिखिए, करके लिखिए, सुपीरियर, इंफीरियर, वर्टिकल और ट्रांसवर्स नामों से जाना जाता है। इन सब के आगे आप फाइबर भी लिख सकते हैं, फाइबर, इन नामों से जाना जाता है, इन नामों से जाना जाता है। आगे लिखिए। जिह्वा को, जिह्वा को
जिह्वा को रक्त की आपूर्ति या ब्लड सप्लाई लिंगुअल धमनी से होती है। लिंगुअल धमनी से होती है। आगे लिखिए। जिह्वा में तंत्रिका तंत्र तंत्रिका तंत्र अतिशय मात्रा में एक्टिव रहती है, यानी बहुत तीव्र एक्टिव रहती है। तंत्रिका तंत्र अतिशय मात्रा में एक्टिव रहती है। अतिशय मात्रा में एक्टिव रहती है। आगे लिखिए। जिह्वा की औसतन लंबाई जिह्वा की औसतन लंबाई 10 सेंटीमीटर तक होती है। 10 सेंटीमीटर तक होती है। आगे लिखिए। जिह्वा पे पैपिलाज नामक छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं। छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं जो जो स्वाद को स्वाद को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। मस्तिष्क तक पहुंचाती है पैपिलास। आगे लिखिए। जिह्वा में 6 5 से 6 लिख सकते हैं। 5 से 6 मूल स्वाद होता है। स्वाद को समझने की क्षमता होती है। मूल स्वाद होता है या स्वाद को समझने की क्षमता होती है। सबसे अगला हिस्सा स्वीट स्वीट एवं सबसे पिछला हिस्सा बिटर कड़वा। उसके बाद लिखिए। नेक के हिस्से पे सैल्टी, यानी जीवा की जो गर्दन होती है, यानी जस्ट थोड़ा सा 1 इंच पीछे नेक के हिस्से पे सैल्टी। दोनों किनारों पे सोर, SOUR सोर, एवं मध्य हिस्सा मध्य हिस्सा कसैले कसैले स्वाद को समझने का होता है। कसैले स्वाद को समझने का होता है। जिह्वा को देखकर विभिन्न प्रकार के रोगों का पता लगाया जा सकता है। पता लगाया जा सकता है। आगे लिखिए। लिखिए इसमें मूल रूप से 8 प्रकार की जिह्वा स्थिति जानी जाती है। 8 प्रकार की जिह्वा स्थिति जानी जाती है। थोड़ा और मैं डीप बता रहा हूं आप लोगों को। नेट में पता नहीं ये पूछेगा नहीं पूछेगा, लेकिन आपके जीवन में ये बातें बहुत जरूरी हो जाएंगी। 8 प्रकार की जिह्वा स्थिति होती है। आगे लिखिए। 1 2 3 4 करके लिखिएगा। पहला है व्हाइट क्रीमी स्टेटस ऑफ टंग, यानी जीभ के बिल्कुल बीच बीच में एक परत जम जाती है, मैली कुचैली, जो सफेद क्रीम के जैसी हो जाती है ना। उसके बाद लिखिए ब्राइट रेडनेस, लाल, बिल्कुल सुर्ख लाल हो जाए तो। उसके बाद है ब्लैक, बिल्कुल जीभ के बीचों बीच, काली जबान वाली नहीं, ब्लैक वो हिस्सा ही काला हो जाए, हल्का काला होने लग जाता है। फिर है सोर्स, SORES सोर्स, यानी छोटे छोटे अल्सर्स, दाने हो जाना और कष्टकारी बन जाती है। पेनलेस बम्प्स,
पेनलेस बम्स का मतलब होता है कि साइड साइड से आप देखिए, जीवा देखिए, ऐसे 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 बन जाएगा ना जीभ के अंदर, कई सारा आकार बन के आ जाएगा उसमें। ठीक है, ऐसा लगेगा जैसे कोई यू लिख रहा हो आपकी जीभ पे चारों तरफ से। अगर आप किसी बीमार व्यक्ति के जीभ को देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे, तो उसे पेनलेस बम्स बोलते हैं। उसके बाद येलो कोटिंग, येलो कोटिंग, YELLOW, येलो कोटिंग, पीला पीला जीभ, पीला दांत, पीला सब पीला पीला। और एक होता है हिस्सा एबनॉर्मल स्मूथनेस, एबनॉर्मल स्मूथनेस। ठीक है, और एक अंतिम और सबसे रेयर हिस्सा मानते हैं, फिसर्स, FISSURES, फिसर्स। फिशर्स, जिन्हें स्किन डिसऑर्डर्स होता है उन्हें फिशर होता तय है। जिन्हें बहुत स्किन डिसऑर्डर्स होता है, किसी व्यक्ति को कैसे, अगर स्किन डिसऑर्डर है तो कैसे आप तय करेंगे? मान लीजिए किसी व्यक्ति के चेहरे पे बहुत सारा दाना आना शुरू हो गया, कैसे जस्टिफाई करेंगे कि उसको स्किन डिसऑर्डर है या नॉर्मल कोई सिर्फ किसी दवा का साइड इफेक्ट? कैसे तय कर पाएंगे? जीभ देख के। अगर किसी व्यक्ति को स्किन से संबंधित परेशानी है तो जिह्वा उसकी देखिए, बोले जीभ दिखाओ। जैसे ही आप जीभ देखोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि ये क्योंकि जीप पे क्या है, फिर दाना दाना ऐसे ना, बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे कुछ चल के आ रहा है, कोई जैसे नदियां बहती हो ना, उस तरीके की धाराएं बन जाएंगी जिह्वा के ऊपर, उसे फिशर्स बोला जाता है। और बाकी हर चीज जो है किसी ना किसी प्रकार के कारण को दर्शाता है। तो व्हाइट क्रीमी के आगे लिख लीजिए, अब एक एक छोटी छोटी बातें लिख लेते हैं। ठीक है, व्हाइट क्रीमी के आगे लिखिए कि ये हो जाता है पाचन तंत्र का की अपूर्णता। व्हाइट क्रीमी में पाचन तंत्र की अपूर्णता है। ब्राइट रेडनेस यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की पुरजोर कमी। भाई जो ब्राइट रेडनेस मैंने आप लोगों को बताया, ब्राइट रेडनेस का मतलब हो गया कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की व्यापक कमी। ठीक है, ब्लैक होने का तात्पर्य है ओरल हाइजीन या लंग्स से संबंधित डिसऑर्डर। ओरल हाइजीन या लंग्स से संबंधित डिसऑर्डर। सोर्स का मतलब हो रहा है, यानी अगर वो छाले पड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि पेट के अंदर गर्मी ज्यादा है, यानी एसिडिटी, एक्सेस मात्रा में एसिडिटी। भोजन का पीएच जो है वो अम्लीय हो चला है, एक्सेस एसिडिटी। ठीक है, पेनलेस बम्प्स हो रहा है यानी कि एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है, एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है। ऐसे व्यक्ति को जैसे, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा हो कि कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर तक दौड़ सकता था, और यदि आप उसके जीव को देखते हैं कि वो यू 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 टाइप का बनता आ रहा है, तो वो ये फील नहीं कर पाएगा, लेकिन उसकी ऊर्जा कम हो रही है। ऊर्जा का मतलब वो 3 किलोमीटर छोड़ी 300 मीटर में बिल्कुल कुत्ते से भी तेज उसकी सांस चलने लगेगी। जो व्यक्ति पहले चीते के जैसा दौड़ा करता था, यदि वो यू 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 बन के आ रहा है जिम में, तो वो बहुत उसके मतलब उसकी स्टेमिना लो हो रही है, ये प्रदर्शित करती है जेवा। आगे लिखिए, थिक येलो का मतलब होता है शरीर में बैक्टीरियल एक्टिविटी एनहांस कर गई है। बैक्टीरियल एक्टिविटी शरीर में चल रही है। कहाँ चल रही है वो डिसाइड आपको करना है, लेकिन चल रही है। ठीक है, एबनॉर्मल स्मूथनेस का मतलब ये है एट्रोफिक ग्लोसाइटिस होने की संभावना है। एट्रोफिक, ATROPHIC, ATROPHIC, इसके विषय में बता दूंगा आप लोग। एट्रोफिक ग्लोसाइटिस, एट्रोफिक गोलाइटिस होने की संभावना बढ़ रही है। एट्रोफिक गोलाइटिस क्या होता है? एट्रोफिक गोलाइटिस बेसिकली ये जिह्वा का ही एक रोग है जिसमें फिलिफॉर्म्स वगैरह आती हैं। कभी इसके विषय में, बीमारी के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे तो मैं आपको और व्यापक मात्रा में इसके विषय में जरूर बता दूंगा कि इसे कैसे ठीक करते हैं, और जिह्वा इसमें कैसी होने लग जाती है। बहुत मतलब बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। और आगे लिखिए, फिशर्स का तात्पर्य में, फिशर्स में लिखिए कि स्किन से संबंधित डिसऑर्डर्स होने पे, स्किन से संबंधित डिसऑर्डर्स होने पे, स्किन से संबंधित डिसऑर्डर होने पे ये फिसर्स होना शुरू हो जाता है, फिसर्स होना शुरू हो जाता है। आगे लिखिए, इसोफेगस, इसोफेगस अगली हेडिंग है, इसोफेगस।
लिखिए इसोफेगस। इसोफेगस पाचन तंत्र का, पाचन तंत्र का लगभग 10 इंच लंबा पाइप है। लगभग 10 इंच लंबा पाइप है। 10 इंच लंबा पाइप है, जिसे फूड पाइप भी कहा जाता है। फूड पाइप भी कहा जाता है। यह है, यह है 6 मूल स्तरों से मिलके, 6 मूल स्तर यानी 6 जो है वो स्टेजेस हैं, 6 मूल स्तरों से मिलके बनता है। 6 मूल स्तरों से मिलके बनता है। पहला 1 2 3 4 करके लिखिएगा। पहला है ट्यूनिशिया एडवेंशिया। पहला है ट्यूनिशिया एडवेंशिया। दूसरा है स्टार्टम लॉन्गिट्यूडनल। स्टार्टम लॉन्गिट्यूडनल। फिर तीसरा है स्टार्टम सर्कुलर। स्टार्टम स्पेलिंग है STARTUM। स्टार्टम सर्कुलर CIRCULARE। स्टार्टम सर्कुलर। चौथा है सब म्यूकोसा। SUBMUCMUCOSA। सब म्यूकोसा। पांचवा है मस्कुलरिस। लेमिना मस्कुलरिस। LAMINA। लेमिना मस्कुलरिस। MUSCLARIS। मस्कुलरिस। MUSCULARIS मस्कुलरिस। उसके बाद है लास्ट वाला हिस्सा जो है लेमिना इपिथीलियम। लेमिना इपिथीलियम यानी एक इपिथीलियम ऊतक की लेयर। अगली हेडिंग डाल लीजिए स्टमक। इसमें विशेष कुछ होता नहीं है, सिर्फ आपके भोज्य पदार्थ को नीचे की तरफ ढकेल दिया जाता है। इसोफेगस की लंबाई ज्यादा से ज्यादा आपसे पूछी जा सकती है, और ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा हिस्सा इसोफेगस का हिस्सा है। इसोफेगस कितने लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। कुछ रोगों का नाम जब हम लोग डिजीज देखेंगे स्टमक में या डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो उसमें मैं आपको जरूर लिखवा दूंगा। कल हम लोग आगे स्टमक को कंटिन्यू करेंगे। कल ही हम लोग लिवर और पैनक्रियास को भी कंप्लीट करेंगे। कल स्टमक, इंटेस्टाइन्स, लिवर, पैनक्रियास ये समाप्त हो जाएगा। और कल ही हम लोग कोशिश करेंगे कुछ रोगों का अध्ययन करके डाइजेस्टिव सिस्टम को पारगट लगा दिया जाए। एक दिन जो आपका इधर समाप्त हुआ, कोशिश किया जाएगा कि सैटरडे या संडे एक दिन क्लास करके 1 घंटे का बजाय 2 घंटे का एक लेक्चर लेके, और मैं इस अपने एक दिन के सेशन को वापस कवर अप कर लूँ, ताकि हम लोग टू द पॉइंट और बहुत अनुशासित ढंग से चलते हुए अपने अपने लेक्चर्स को कंप्लीट करें। आप लोगों से अनुरोध है, कोशिश कीजिए कि आप भी थोड़ी अध्ययन की मात्रा बढ़ा दीजिए। बेड पे जो लोग पढ़ाई करते हैं उनसे अनुरोध है कि बेड से दूर हट जाइए, क्योंकि बेड पे आप पढ़ नहीं सकते। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा पढ़ेंगे आप, आपको नींद आने लगेगी। ठंड का मौसम है तो बेड से दूर रहें। जितना दूर रहेंगे उतना बेटर होगा। प्रकाश का उचित साधन रखिए। योग अध्यापक हैं आप लोग। आंखों पे चश्मा आप लोगों के ऊपर शोभा नहीं देता है, अनटिल अनलेस बहुत आवश्यकता ना हो या हेडक ना होने लग जाए। जिन्हें हेडक होने लगे या जिसकी उम्र ज़्यादा हो। हेडक होने का मतलब ऐसा होता है कई बार नज़र कमज़ोर होती जाती है। जिन लोगों की नज़र कमज़ोर है उनसे अनुरोध ये है कि जितना हो सके लहसुन खाना शुरू कर दीजिए। लहसुन सबसे बेस्ट औषधि मानी जाती है। सेकंड लेवल पे आंवला। हर व्यक्ति से अनुरोध है, आप लोग जितने भी लोग हैं इस कक्षा में, जीवन में प्रतिदिन जब तक ठंडियां चल रही हैं खूब आंवला खाइए। प्रतिदिन कोशिश कीजिए कि आंवले का 5 से 7 आंवला लीजिए, और तकरीबन 4-5 फलियां लहसुन की लीजिए। 1 या 2 मिर्च, जो मिर्चा होता है हरा मिर्च, है ना, वो लीजिए। और फिर थोड़ा सा धनिया की पत्ती मिलाइए और बेहतरीन चटनी बनाइए। और प्रतिदिन सुबह भी चटनी के साथ में खूब सारी रोटी खाइए, शाम को भी चटनी के साथ में खाइए। नहीं खाएंगे आप तो आपके शरीर में बहुत सारे तत्वों की कमी होती है। ठंड का मौसम भारतीय परंपरा में हमेशा से भोज्य पदार्थों के ही निर्णयन का महीना माना जाता है। गर्मी में आप इतना भोजन नहीं कर पाएंगे जितना आप ठंड में कर लेंगे। ठंड में क्या होता है, सारी चीजें बहुत बहुत शानदार मिलती हैं। बथुआ बहुत अच्छा मिलता है। हाँ, पालक बहुत अच्छी मिलती है। जितना हो सके इन चीजों का सेवन करें, ताकि पत्तियां, धनिया की पत्तियां, ठीक है, धनिया की जो पत्ती होती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ।
ठीक है? इन सारी चीज़ों का सेवन किया जाना चाहिए। तेज का पत्ता, जो तेज पत्ता होता है, जो उसकी भी जो सब्जियों में हम लोग डालते हैं, जो भी पत्ती, जो भी फॉर्मेट मिले। अभी चुकंदर का मौसम है, गाजर का मौसम है, हर दूसरे दिन गाजर आपके शरीर में जानी चाहिए, हर दूसरे दिन। क्योंकि वो फिर इन्हीं सारे चीज़ों को खा के आप पूरे 1 वर्ष तक का सिस्टम ठीक रख सकते हैं। और आँवला, जो व्यक्ति आँवला खाता है, ना तो उसको बाल से संबंधित कोई परेशानी, मेरे मतलब कोई ऐसा मेरा मित्र नहीं है नोएडा में, जिसे इस बात का कष्ट ना हो कि उसका बाल गिर रहा हो, उसका बाल गिर रहा हो। और सबको इस बात से बड़ी परेशानी है कि मेरा बाल क्यों नहीं गिरता? चाहे कितनी भी परिस्थिति हो, मुझे लगता है कई सारी लड़कियों से बड़े बाल होंगे मेरे इस समय, ठीक है? क्यों ऐसा है? क्योंकि आँवले का सेवन मैंने शुरू से कभी नहीं छोड़ा। शुरू से, जब भी ऐसा होता है कि आँवला, क्यों? क्योंकि प्रतिदिन आँवला मेरे को चाहिए। प्रातः काल पहला आहार आँवला होना चाहिए, प्रातः काल। तो ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखता है। कुछ रोगों को दूर हटाना हो, तो कुछ कॉमन थियरीज़ आप अपने क्लाइंट्स के ऊपर ज़रूर लगा सकते हैं। सामान्य सिद्धांत अगर आप अप्लाई करेंगे, बड़े आराम से। एक और कोशिश कीजिए आप लोग कि थोड़ा-सा पेपर 1 का भी ध्यान दे सकें आप। कोशिश कीजिए प्रतिदिन की पेपर 1 के विषय में, ज़्यादा कुछ ना हो तो एक रीज़निंग के कुछ सवाल सॉल्व कीजिए, है ना? ऐसा नहीं है कि रिसर्च का ही सारा सारा रिसर्च ही आप आपसे एक ही यूनिट या टीचिंग मेथोडोलॉजी ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। इन 2 लेसन्स को छोड़ दो। टीचिंग मेथोडोलॉजी और रिसर्च मैं आपको पढ़ा दूँगा, बाकी रीज़निंग तो सॉल्व करो। ये तो देखो कि एबीसीडी को कैसे सॉल्व करना है ना? 10 सवाल, 20 सवाल, 25 सवाल आप कोशिश कीजिए। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, किसी भी परीक्षा को पास करने का सबसे बेहतरीन अप्रोच माना जाता है पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स, सबसे बेहतरीन तरीका। एक बार आपको पैटर्न समझ में आ गया, तो फिर सारा मामला बिल्कुल सेट है ना? ऐसे कैसे बैठे हो जी रवि जी? ऐसे घूम के उल्टा ऐसे देखने की आदत है क्या? ऐसे तो लंबर भी बेचारी आपकी सोच रही होगी कि ये मालिक हमारे ये कौन-सा एंगल ले लिया। एक होता है ना, कुछ लोग पीठ निकाल के बैठते हैं, कुछ सीधा होके बैठते हैं, कुछ ऐसे लगा लिया तो थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन ये एंगल बड़ा अजीब है। हाँ, चलिए बहरहाल मैं थोड़ा-सा अनम्यूट करता हूँ, मुझे लगता है कुछ लोग, काफ़ी सारी बातें आपके चेहरे पे दिख रही हैं। कुछ बात है, अपनों से अपनी बात तो बताइए। कुछ कहना है किसी को? अब ये मत पूछना कि सर क्या सर लिखवा, नमस्ते। क्योंकि मैं तो दिमाग से उतर गया मेरे में क्या लिखवाया था। ठीक है? सर नमस्ते। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार। हाँ, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल बेहतरीन हूँ। अभी सर मैं हमेशा जुड़ने की कोशिश करती पर जुड़ नहीं पाती, आज ही जुड़ पाई हूँ मैं क्लास में। ये अच्छी बात है। नहीं, अच्छी बात तो है पर मेरे को भी पहले के वाले फिर लिखूं, उनकी कैसे क्या प्रैक्टिस करूं वो मैं? सब वो यूट्यूब पे है सारा लेक्चर, उसे डाउनलोड कर लीजिए, निकाल लीजिए उसे। जी। हुँ। जी सर, थैंक यू, बहुत अच्छा पढ़ाया आज आपने। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। ठीक है जी, धन्यवाद। पढ़ाता तो मैं अच्छा ही हूँ, मैं तो खुद का ही फ़ैन हूँ। प्रतिदिन ये बात मैंने हमेशा से सीखी है, मेरे गुरुजी ने एक बात सिखाई थी कि जब भी आईने में खुद को देखो, तो पहले खुद की तारीफ़ खूब करो, दुनिया करे ना करे, वाह! मैं बहुत बढ़िया, मुझे पता है मैं बहुत सारी गड़बड़ी करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें प्रतिदिन मेरे अंदर कुछ नई चीज़ें लेके आना है, लेकिन एक चीज़ तो है कि अपना आदमी फ़ैन बना रहे। बोलने के बाद एक अच्छी सैटिस्फैक्शन मिले जब आप कुछ अच्छा काम करके जाओ, क्योंकि मैं प्राउड फ़ील करता हूँ जब अभी-अभी 1 दिन के बाद देखिएगा मेरे पास पचासों मैसेज होंगे, आज पता नहीं नेट का रिज़ल्ट आया नहीं आया। थोड़े 2-4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे के अंदर नेट का रिज़ल्ट आएगा और पचासों बच्चों के चेहरे पे मुस्कान होगी और मेरे चेहरे पे एक सैटिस्फैक्शन का भाव। जिस क्षेत्र ने मुझे बहुत कुछ दिया, उस क्षेत्र को यदि मैंने 10 बच्चे भी दे दिए, मेरा काम हो लिया। ऐसे ही आप लोग होंगे। थोड़े दिनों बाद आपसे भी आप लोग भी जय हिंद, जय भारत हो जाओगे। फिर नया बैच आएगा, अगली बार फिर कुछ लोग आएँगे। बहुत सारे संदेह को लेके लोग आएँगे कि क्या सही में पढ़ाएँगे फ्री में या बीच में ले जाके कोर्स बेचना शुरू कर देंगे, है ना? या ऐसा तो नहीं कि बीच में छोड़ देंगे, प्रोफ़ेशनैलिटी नहीं होती है, टीचर पता नहीं कैसा, या तमाम तरीके का प्रश्न होता है जब आप देखते हैं पहली बार। आजकल क्या है, किसी पे भरोसा कर नहीं सकते आप। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब आप मुझे जानेंगे, मैं आपको जानूँगा, तो फिर हमें ऐसा लगेगा कि नहीं, एक सही व्यक्तित्व से हम दोनों लोग जुड़े। आप भी नीडी थे और मेरे को भी मेरे क्षेत्र ने कुछ दिया, मेरे गुरुओं ने कुछ दिया तो मैंने आपको वो दे दिया। बस यही चल रहा है। इसमें लाभ आपका भी उतना ही है जितना मेरा लाभ है। मैं एक अच्छा वक्ता बनता जा रहा हूँ प्रतिदिन आपके साथ 1 घंटे बोल के। 1 घंटे अगर मैं लगातार बोल रहा हूँ, तो मैं अच्छा ओरेटर बन रहा हूँ। नॉलेज भी मेरा शार्प हो रहा है, कुछ चीज़ें गलत होंगी, तो चीज़ें नहीं निकल के आएँगी। नई अप्रोच सीखने को मिलती है। यूट्यूब पे लोग
देख रहे हैं, वो भी एक अच्छी चीज़ है मेरे लिए। तो मेरा भी लाभ है और आपका लाभ ये है कि जिस दिन आप प्रोफ़ेसर बनेंगे, उस दिन आपकी एक नई दिशा होगी। कक्षा शुरू होने वाली है अगली। चलिए सर, थैंक यू सो मच। आप लोगों की सर कुछ आप अब यहीं पे आप लोग इसे लेफ्ट कर जाइए क्योंकि अगली कक्षा शुरू होगी। सर 1 मिनट और दे दीजिएगा मुझे, वो वाली लिंक जो है वो शुरू नहीं हुई थी। हाँ, क्या कह रहे हैं? कुछ कह रही हैं? सर जिनको यूरिन यूरिन की प्रॉब्लम हो उनको कौन सी योग करना है, बस इतना। हाँ, मैं बताऊंगा। इन सारे यूरिन वाले परेशानी नहीं, सारी परेशानी। अभी किसी का डाइजेस्टिव से संबंधित होगा तो कल सवाल लेके आइएगा आप लोग, ठीक है? डाइजेस्टिव से संबंधित जो भी परेशानियां होंगी, यूरिन वाली प्रश्नों का प्रॉब्लम थी तो मैंने उसको पूछा आपसे। पेट आंवला खाने से एसिडिटी, ईशान जी, डिपेंड करता है एम्प्टी पेट आपने अपने पेट को कैसा बनाया हुआ है। अगर आपका पेट बेचारा कमजोर है तो एसिडिटी होना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन यदि पाचन आपका ठीक है, अगर आपने आपके मेटाबॉलिक रेट में इतनी कैपेसिटी है, आप अपने शरीर से इतना काम करा रहे हैं, 1000 कैलोरी खा के 2000 कैलोरी खर्च कर दे रहे हैं, तो क्या ही एसिडिटी होगी। ऐसी एसिडिटीज को बड़े आराम से आंवला जो है वो पार करा देगा। एसिडिटी नहीं होती है वैसे तो। लहसुन खा ले आदमी तो गैस बन जाए, प्याज खा ले तो फिर और भी बहुत सारी चीजें, इस तरीके की परेशानियां देखने को मिलती हैं। लेकिन अनहेल्दी शरीर को, हेल्दी शरीर के साथ ऐसा नहीं। सर ठीक है भाई, लहसुन नहीं खाने का होता है तो? क्या कह रही है? लहसुन नहीं खाने तो? लहसुन नहीं खाना नहीं है तो जैनी लोग नहीं खा सकते ना, जैनियों के साथ में ये दिक्कत है। लेकिन तो सर हम बीमारी में जाएंगे। ऐसा ना, बीमारी में जैन और बुद्ध नहीं देखती बीमारी। बीमारी तो शरीर देखती है। तो सर अब हम तो कभी प्याज लहसुन खाते ही नहीं है। हाँ ठीक है, उसका कारण पहले पता करके आइएगा, फिर मुझे बताइएगा। क्या कारण है कि नहीं खाते हैं, तो फिर चर्चा होगी। अगर आप कंद होते, शुरू कर देंगी। जमीन कंद होते वो। है क्या? जमीन गंदा? जमीन कंद होते, जमीन में से उगते वो। हाँ ठीक है, आलू भी वही होता है। हाँ तो आलू भी नहीं खाते, गाजर। हाँ ठीक है। और बाकी जो चीजें जो पौधे लगते हैं, चलिए इस विषय पे बात होगी। मैं जैन धर्म के सिद्धांतों को मैंने बहुत अध्ययन किया है। जैन धर्म में आपको पता है दुबई में 80% हमारे जो लोग हमसे योग करते थे वो सभी लोग जैन धर्म से ही संबंधित थे। तो मैंने जैन धर्म को दोनों ही वादों को बड़े करीब से देखा है। बहरहाल, आज की कक्षा का यही समापन करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से कल। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक धन्यवाद यू सर, नमस्ते सर। सर। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्यासो। ओम शांति 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 सर्वा अरिष्ट सुशांतिर भवतु। चलिए, थैंक यू सो मच। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। नवीन सर, मैं एंड कर दे रहा हूँ, आप वापस से फिर से शुरू कर लीजिएगा, ठीक है? नहीं नहीं, आप बस लीव कर जाओ, अच्छा, मुझे तो होस्ट। सभी लोगों से अनुरोध है आप लोग लेफ्ट कर जाइए क्योंकि अगली कक्षा शुरू होगी थोड़ी देर में, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू सर।